नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो री एग्जाम के लिए हमारी सुपर 100 जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारा यह चौथा पार्ट है। पिछले 3 पार्ट में हम लगभग 90 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड ये प्रश्न थे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अगले 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि मुख्यतः खिलजी वंश और तुगलक वंश से रिलेटेड प्रश्न इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए सीधे सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले ये निवेदन करना चाहूंगा कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सेशन अगर पसंद आए ना दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। उससे मुझे पता लगता है कि आपको सच में जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है या नहीं, या आपके लिए फायदे का सौदा वो है या नहीं। तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो का पहला प्रश्न। जलालुद्दीन खिलजी ने राजकीय पुस्तकालय की स्थापना कर इसका अध्यक्ष किसे बनाया? तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है, आपसे पूछ लेगा कि राजकीय पुस्तकालय की स्थापना किसने करी। तो राजकीय पुस्तकालय की स्थापना करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी। और इस राजकीय पुस्तकालय का जो उसने अध्यक्ष बनाया था वो बनाया था अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, लगभग 8 सुल्तानों का इन्होंने कार्यकाल देखा, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ। पटियाली, ये पटियाली कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? कासगंज। पुरानी किताबों में आपको एटा मिल जाएगा, हालांकि अब बहुत पुराना फैक्ट हो गया वो। अब जो है ध्यान रखिएगा, कासगंज जिले में पटियाली नामक गांव में उत्तर प्रदेश में ये पटियाली पड़ता है। यहां पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ। अमीर खुसरो ने कई पुस्तकों की रचना करी, जिसमें से एक है आपकी किरान-उस-सदाइन। किरान-उस-सदाइन। इस किरान-उस-सदाइन में बुगरा खां, कैकूबाद, क्यूमार्स, ये सारी स्टोरी मैंने जो आपको पिछले वीडियो में सुनाई थी ना, बलबन की, बुगरा खां की, कैकूबाद की, क्यूमार्स की, ये सभी हमें पता कैसे चलती हैं? तो ये हमें पता चलती हैं अमीर खुसरो की पुस्तक किरान-उस-सदाइन से। इसके बाद इनकी एक पुस्तक है मिफ्ताह-उल-फुतूह। मिफ्ताह-उल-फुतूह, और ये जो पुस्तक है इससे हमें जलालुद्दीन खिलजी के इतिहास की जानकारी मिलती है। इनकी एक पुस्तक है खुज़ाइन-उल-फुतूह, और इस पुस्तक से हमें अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है नुहू-सिपिर से हमें मुबारक शाह खिलजी की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? मुबारक शाह खिलजी की। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक का नाम और आप याद रखेंगे, और उस पुस्तक का नाम है तुगलकनामा। इस पुस्तक से हमें खुसरव शाह और गयासुद्दीन तुगलक की जानकारी मिलती है। ये नोट कर लीजिएगा, जगह कम है इसलिए मैंने ज्यादा नोट नहीं कराया। किरान-उस-सदाइन से हमें बुगरा खां, कैकूबाद और क्यूमार्स की जानकारी मिलती है। मिफ्ताह-उल-फुतूह से जलालुद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है। खुज़ाइन-उल-फुतूह से अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है। नुहू-सिपिर से मुबारक शाह खिलजी की जानकारी मिलती है, और तुगलकनामा से हमें खुसरव शाह और गयासुद्दीन तुगलक की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है आशिका, और आशिका से हमें गुजरात के शासक कर्ण वाघेला की पुत्री देवल रानी और खिज्र खां, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था, खिज्र खां, इनके प्रेम संबंधों की जानकारी जो हमें मिलती है वो किस पुस्तक से मिलती है? वो मिलती है आशिका से। तो ये 6 पुस्तक, किरान-उस-सदाइन, मिफ्ताह-उल-फुतूह, खुज़ाइन-उल-फुतूह, नुहू-सिपिर, तुगलकनामा और आशिका, ये आपको याद रखनी है। ये किसकी पुस्तकें हैं? ये अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं। प्रश्न कैसे भी बन सकता है दोस्तों, गोली किधर से भी आ सकती है युद्ध में। आपको तैयार रहना है अपने बचाव के लिए और अपनी जीत की संपूर्ण तैयारी करनी होगी आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों को ग्रामीण क्रांति कहा है? देखिए, इससे पहले दिल्ली सल्तनत के जो भी सुल्तान रहे, यानी कि गुलाम वंश के सुल्तानों को तो नगरीय क्रांति कहा, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों को ग्रामीण क्रांति कहा। और ये किसने कहा? ये है मोहम्मद हबीब। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहम्मद हबीबुल्लाह। याद है दोस्तों आपको? हबीबुल्लाह।
हबीबुल्लाह वही है जिसने गुलाम वंश के शासकों को गुलाम कहने की बजाय ममलूक कहना प्रारंभ करवाया कि भैया ये ममलूक हैं ना कि गुलाम। और ममलूक और गुलामों में जो क्या डिफरेंस है ये मैंने सुपर 100 सीरीज के पहले वीडियो में बताया था, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसमें। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी उपाधि अलाउद्दीन खिलजी की नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी ने कई उपाधियां धारण करी थी दोस्तों, जैसे कि जनता का चरवाहा, युग का विजेता, विश्व का सिकंदर, विश्व का सुल्तान, सिकंदर सानी। इसके अलावा एक आपको मिल जाएगी द्वितीय सिकंदर। तो ये सभी उपाधियां किसकी हैं? अलाउद्दीन खिलजी की। जबकि पैगंबर का सेनापति, ये जो उपाधि है ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं धारण करी, बल्कि मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके एक धर्म परिवर्तित मुसलमान खुसरव शाह गद्दी पर बैठेगा। खुसरव शाह, और वह खुसरव शाह ये घोषणा करेगा कि मैं तो पैगंबर का सेनापति हूं। तो पैगंबर का सेनापति स्वयं को किसने कहा था? खुसरव शाह ने। जबकि जनता का चरवाहा, युग का विजेता, विश्व का सुल्तान, सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर, ये सभी उपाधियां किसकी हैं? अलाउद्दीन खिलजी की। अगर आपसे पूछ ले उलूग खां किसकी उपाधि है तो बलबन की, और शाइस्ता खां किसकी उपाधि है तो जलालुद्दीन खिलजी की। स्वयं को खलीफा किसने कहा था तो मुबारक शाह खिलजी ने, और पैगंबर का सेनापति कौन था? खुसरव शाह। ये सभी प्रश्न याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया था? अलाई दुर्ग, सीरी नामक महल, हजार खंभों का महल, या राय पिथौरा का किला? तो अलाई दुर्ग कुतुब मीनार के पास है। सीरी नामक नगर, ये 1304 में सीरी नामक नगर की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के पास की थी। तो सीरी, अलाई दुर्ग और हजार खंभों का महल हौज खास दिल्ली में स्थित है। इन सभी की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। जबकि राय पिथौरा का महल, इसकी जो है इसका निर्माण चौहान वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, राय पिथौरा का किला चौहान वंश के शासक। अलाई दुर्ग किसने बनाया तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी नामक नगर किसने बसाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार खंभों का महल अलाउद्दीन खिलजी ने। मदरसा मोइज़ी चर्चा करी थी इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार इल्तुतमिश के काल में पूरी हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में प्रारंभ हुई। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सभी निर्माण काल में आपको पढ़ा चुका हूं, इन्हें एक जगह नोट जरूर करते चलिएगा दोस्तों, वरना वास्तुकला आपको अलग से पढ़नी पड़ती है। तो इन्हें एक ही जगह नोट कीजिए ना, सब कुछ कितने जगह पढ़ेंगे, कितने लेक्चर्स देखेंगे। जब आपको एक ही लेक्चर में सब कुछ मिल रहा है तो उसका फायदा उठाइए। चलिए, निम्न में से कौन सा सुल्तान एक नया धर्म चलाना चाहता था किंतु अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो अलाउद्दीन खिलजी है। एक बात ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो बहुत ज्यादा लोगों की सलाह मानता नहीं था। वो वही करता था जो उसे सही लगता था। पर उसका एक दोस्त था एनाउल मुल्क। क्या नाम था इसका? एनाउल मुल्क। और ये जो है दिल्ली का कोतवाल भी था। इसकी सलाह अलाउद्दीन खिलजी कभी टालता नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि एक नया ही धर्म चलाए, पर एनाउल मुल्क ने कहा कि भैया टिक जा, धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते। एक तो तुम वैसे ही शरीयत के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, तो धर्म में ज्यादा हस्तक्षेप मत करो, पहले अपने आप को राजनीतिक रूप से मजबूत करो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह विचार त्याग दिया। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि मैं सिकंदर की तरह विश्व विजय करूं, तो एनाउल मुल्क ने कहा भैया रुक जा, टिक जा, पहले इस देश को तो जीत ले। इस देश में एक दक्षिण भारत नाम का एक बड़ा तबका है, बड़ा हिस्सा है, पहले उसको तो जीत, उसके बाद समय बचा, जिंदा रह गया, तब विश्व के बारे में सोचना। ऐसे नहीं मुंह उठा के निकल लिए, पता लगा विश्व के जीतने गए और पीछे से भारत भी गया। तो ये एनाउल की सलाह मानते हुए इसने विश्व विजय का भी विचार त्याग दिया, नया धर्म बनाने का विचार भी त्याग दिया। तो ये सुल्तान कौन है? ये सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। ये नाम याद रखिएगा, एनाउल मुल्क। एनाउल मुल्क। मालवा का एक अभियान होगा, अलाउद्दीन खिलजी मालवा पर आक्रमण करेगा। इस मालवा अभियान का नेतृत्व भी यही करेगा। मालवा अभियान, मालवा का शासक था महलक देव, उसके विरुद्ध अभियान भेजा था। इस मालवा अभियान का नेतृत्व भी एनाउल मुल्क ने किया था।
ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में कि मालवा अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो एनाउल मुल्क ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा कहा? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कभी स्वयं को खलीफा नहीं कहा। हाँ, कुछ पुस्तकों में मिलता है कि उसने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, लेकिन खलीफा नहीं कहा। मुबारक शाह खिलजी वह व्यक्ति था जिसने स्वयं को खलीफा कहा। इसके बारे में तो लिखा जाता है कि ये बहुत ही अय्याश किस्म का इंसान था और ये दरबार में नंगा तक चला आता था, यानी नग्न अवस्था में भी दरबार में आ जाया करता था। यानी इसने सुल्तान के पद की गरिमा को पूरी तरह नष्ट कर दिया और ऐसा तुच्छ और ओछा व्यक्ति स्वयं को खलीफा कह रहा है। तो स्वयं को खलीफा, ये अभी 2016 का पेपर था जो 2020 में हुआ था, तो उसमें भी ये पूछा गया था। आरओ का कुछ पेपर था, क्योंकि मुझे याद है मैं ये पेपर देने गया हुआ था, तो मुझे इसलिए ये प्रश्न याद रहे कि ये उसमें पूछा गया था कि किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा कहा था, तो मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा कहा था। अच्छा, पैगंबर का सेनापति मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके खुसरव शाह, जो कि एक धर्म परिवर्तित मुसलमान था, वो शासक बना और उसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा। तो पैगंबर का सेनापति पूछ ले तो किसने कहा? खुसरव शाह ने। और यदि पूछ ले स्वयं को खलीफा किसने कहा, तो मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा कहा था। चलिए अगला है कि अगला आ ही गया, प्रश्न ही आ गया दोस्तों, किसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा? कई बार ऐसा होता है प्रश्न आ जाते हैं, इससे पहले मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका होता हूँ। कोई बात नहीं, या तो वैसे भी अभी हम टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे, अभी तो हम एक तरीके से थ्योरी के स्थान पे बस थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, बस उन्हें प्रश्नों के माध्यम से पढ़ रहे हैं। पढ़ हम थ्योरी रहे, थ्योरी की आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा, उस पुस्तक का लिखा हुआ कोई भी फैक्ट, देखिए गैर जरूरी फैक्ट की मैं बात नहीं कर रहा, उसकी पत्नी का नाम ये था, उसकी पुत्री का नाम ये था, इस तरीके के फैक्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी जरूरी फैक्ट जो एग्जाम में आया हुआ वो इन प्रश्नों के बावजूद मैंने आपको छोड़ना नहीं है, छूटा नहीं है आपका। किसी भी आपके दोस्त के पास कोचिंग के नोट्स हो या आपके पास कोचिंग के नोट्स हो, किसी भी कोचिंग की आप उठा करके देख लीजिएगा, उसमें जो फैक्ट लिख रहा है वो मैंने आपको बताया है या नहीं। देखिए मानव है, मानव भूल है, एकाध कोई फैक्ट छूट जाए तो एक अलग बात है, लेकिन 99.99% मैं कहता हूं कि उसमें लिखा हुआ फैक्ट मैंने आपको जरूर बताया होगा। चलिए, किसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा? तो खुसरव शाह ने। ध्यान रखिएगा, खिलजी वंश का अंतिम शासक नहीं है खुसरव शाह, क्योंकि खुसरव शाह का खिलजी वंश से कोई संबंध नहीं है। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछे तो मुबारक शाह खिलजी होगा। पर गयासुद्दीन तुगलक ने इस खुसरव शाह को मार करके तुगलक वंश की स्थापना करी है। तो ये धर्म परिवर्तित मुसलमान था, ये एक हिंदू ही था। तो एक प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो वो ये खुसरव शाही था। क्यों? क्योंकि खुसरव शाह एक हिंदू ही था जिसने धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गया था, पर ये दिल से हमेशा हिंदू ही रहा। पैगंबर का सेनापति तो इसने इसलिए कहा था क्योंकि एक धर्म परिवर्तित व्यक्ति था और अगर इसे टिकना है दिल्ली की गद्दी पर तो इसे मुसलमानों जैसा काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा मुझे तो स्वयं पैगंबर ने भेजा है। तो ये इसके टेक्स्ट थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके विद्रोह का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है? देखिए विद्रोह जरूर याद रखिएगा, गयासुद्दीन आजम खिलजी का विद्रोह मैंने चर्चा करी थी, 1225 का था ये विद्रोह। और ये विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था इल्तुतमिश के समय में। उसके बाद रजिया सुल्ताना के समय में एक विद्रोह मैंने आपको पढ़ाया था, और वो कौन सा था? अल्तुनिया का विद्रोह। रजिया भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया, ये रजिया गई थी इस विद्रोह को दबाने, जहां इस रजिया को गिरफ्तार कर लिया। बाद में इस रजिया के हाथ से, क्योंकि दिल्ली भी चली गई, तो उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। और जब अल्तुनिया और रजिया सेना लेकर के दिल्ली आ रहे थे तो रास्ते में हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर इस रजिया की हत्या हो गई, अल्तुनिया की भी हत्या हो गई। सोते हुए डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी। और रजिया का कब्र कहाँ है? कैथल में। ये सभी सब कुछ पढ़ा चुका हूं ये मैं आपको। तुगरिल खां का विद्रोह 1279 एडी का ये विद्रोह है। जिनकी ईयर लिखा रहा हूं उनकी थोड़ी ध्यान रख लीजिएगा। 1279 एडी का ये विद्रोह है। और ये विद्रोह किसके समय में हुआ? ये विद्रोह बलबन के समय में हुआ। इसकी भी पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा एक सीदी मौला का विद्रोह है, सीदी मौला का विद्रोह। और एक विद्रोह है मलिक छज्जू का विद्रोह, मलिक छज्जू का
विद्रोह। ये दोनों ही विद्रोह ये जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुए हैं। और एक हाजी मौला, देखिए हाजी मौला और सीदी मौला कंफ्यूज मत होइएगा, सीदी मौला का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ है, जबकि हाजी मौला का जो विद्रोह है वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत के किस अभियान से सर्वाधिक धन प्राप्त हुआ? देखिए सर्वाधिक धन किस अभियान से प्राप्त हुआ, इस प्रश्न का उत्तर तो मदुरई हो जाएगा। पहले तो आप इस प्रश्न को देख लीजिए, इसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों की आप एक सूची बना लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान भी मैं आपको नोट करा दूंगा, पहले आप इसके, हालांकि पहले उत्तर भारत के अभियान नोट कराने चाहिए थे, पर चलिए प्रश्न आ गया है तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान नोट कर लीजिए, क्योंकि पहले हुए हैं उत्तर भारत के, फिर हुए हैं दक्षिण भारत के। तो कोई बात नहीं, आप दक्षिण भारत के अभियान एक जगह आप नोट कर लीजिए। अगर बात करें दक्षिण भारत के अभियानों की, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा देवगिरी का अभियान हुआ था। कौन सा हुआ था? देवगिरी, देवगिरी का। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1307-8 में। इस समय यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ का शासक था रामचंद्र देव। देखिए दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व तो मलिक काफूर नहीं करा है, तो बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे मलिक काफूर गया था, मलिक काफूर गया था, सभी अभियानों का नेतृत्व तो मलिक काफूर ने करा है। तो इस रामचंद्र देव को मलिक काफूर द्वारा बंदी बना लिया गया और अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली भेज दिया, और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे राय रैयान की उपाधि दी, राय रैयान की उपाधि दी थी रामचंद्र देव को। तो पहला अभियान किसके विरुद्ध हुआ? देवगिरी में 1307-8 में रामचंद्र देव वहां का शासक था। इसके बाद काकतीय वंश, या कह सकते हैं वारंगल, तेलंगाना में पड़ता है, ये वर्तमान तेलंगाना में वारंगल क्षेत्र पड़ता है। यहां पर 1309 में मलिक काफूर का आक्रमण हुआ और इस समय यहाँ के जो शासक था वो था प्रताप रुद्र देव। देखिए ये जो प्रताप रुद्र देव था, इसने जंजीर, सोने की जंजीरों से जकड़ी अपनी एक सोने की मूर्ति भेजी थी मलिक काफूर के पास, यानी अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी। और यहीं से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था अलाउद्दीन खिलजी को? तो प्रताप रुद्र देव से ही कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। इसके बाद तीसरा अटैक हुआ था होयसल पर, होयसल पर, और ये कब हुआ था? 1311 में। और होयसल के जो शासक थे वो कौन थे? तो वो थे वीर बल्लाल। चौथा अटैक किस पर किया गया था? तो चौथा अटैक किया था पांड्यों पर, और ये कब हुआ था? 1311 में। देखिए दो भाई थे सुंदर पांड्य और वीर पांड्य, इनके बीच उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, और इसी उत्तराधिकार के संघर्ष में अलाउद्दीन खिलजी ने सुंदर पांड्य का साथ दिया। 1311 में पांड्यों का अभियान हुआ, सुंदर पांड्य को गद्दी पर बिठाया, और इसी सुंदर पांड्य ने, इसे मदुरई अभियान कहते हैं, इसी सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सा धन दिया। तो जितने भी अभियान हुए थे उसमें सर्वाधिक अभियान जो प्राप्त हुआ वो इसी पांड्य राज्य से यानी मदुरई से प्राप्त हुआ। इसके बाद ये तो अभियान कर लिए, लेकिन ध्यान रखेगा ये देवगिरी का अभियान था ना, जिसमें रामचंद्र देव ने राय रैयान की उपाधि ले ली थी, से वापस राजा बना दिया था। जब ये रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई तो शंकर देव इनका बेटा राजा बना, और उसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। तब ऐसी स्थिति में पुनः देवगिरी पर आक्रमण किया गया, और देवगिरी पर आक्रमण करने के बाद शंकर देव की हत्या कर दी गई। राजा कौन है? राजा है शंकर देव, और ये शंकर देव की हो गई हत्या। और ये कब हुई? ये हुई आपकी 1312 में। यानी दक्षिण भारत में जो पहला अभियान था ना वो देवगिरी के विरुद्ध हुआ था, और जो अंतिम अभियान था वो भी देवगिरी के ही विरुद्ध हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के किस राज्य के विरुद्ध अंतिम अभियान भेजा गया? अंतिम अभियान भेजा गया, तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं, देवगिरी ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शासक कौन हो जाएगा? शासक हो जाएगा शंकर देव। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1312। अपने किस अभियान के दौरान मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ? तो वारंगल,
काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध लड़ते हुए इसको विजय प्राप्त हुई। प्रताप रुद्रदेव ने सोने की मूर्ति जो जंजीरों से जकड़ी हुई थी भेजी, और कोहिनूर हीरा भी गिफ्ट करा मलिक काफूर को या अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी या मलिक काफूर, सेनापति मलिक काफूर है ना वहां पर, तो ऐसा तो नहीं दिल्ली आके देगा, वहीं देगा ना। तो मलिक काफूर को या अलाउद्दीन खिलजी को जो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था वो किस अभियान में प्राप्त हुआ था? तो वारंगल अभियान के दौरान। चलिए अब कुछ उत्तर भारत के अभियान देखते हैं। अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो गुजरात पर आक्रमण करते समय गुजरात का शासक था कर्ण वाघेला। तो एक बार गुजरात के सभी आक्रमण देख लें, उत्तर भारत के सभी देख लें। तो 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया गया, और गुजरात का जो शासक था दोस्तों वो था कर्ण वाघेला। इसके बाद 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण किया गया, रणथंबोर। और रणथंबोर का शासक कौन था? वही हटी हमीर, यानी हमीर देव चौहान। देखिए सभी में जीत अलाउद्दीन खिलजी की हुई है, ध्यान रखिएगा, चाहे वो दक्षिण भारत के हो चाहे उत्तर भारत के, सब में जीत गया अलाउद्दीन खिलजी। तो 1303 में फिर एक अभियान हुआ जिसे चित्तौड़ कहते हैं। आप सभी ने पद्मावत नाम की मूवी तो देखी होगी। तो राणा रतन सिंह के विरुद्ध यह अभियान लड़ा गया था, राणा रतन सिंह। चित्तौड़ का यह अभियान था, 1303 में हुआ था। 1305 में मालवा का अभियान हुआ। देखिए मालवा का अभियान महलक देव के विरुद्ध हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि दिल्ली का जो कोतवाल था एनाउल मुल्क, इसने इसका नेतृत्व किया था, महलक देव। इसके उपरांत 1308 में सिवाना के जो थे वो थे शीतल देव। देखिए ये सभी आपको याद रखने पड़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। 1311 में जालौर का अभियान हुआ। जालौर में जो शासक थे वो थे कान्हड़ देव चौहान। अब मैं इन सभी के प्रश्न आपके सामने बना कर लाऊंगा तो प्रश्नों की संख्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और एग्जाम तक पता लगे हम हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, जबकि मैं 2-3-4 दिन में हिस्ट्री खत्म करके फिर ज्योग्राफी या पॉलिटी की तरफ जाना चाहता हूँ। तो जालौर के शासक कान्हड़ देव चौहान थे। इसी जालौर की चाबी कहते हैं सिवाना दुर्ग को। तो आपसे पूछ ले जालौर की चाबी किस दुर्ग को कहते हैं? तो सिवाना दुर्ग को। गुजरात के आक्रमण के समय शासक कर्ण वाघेला, रणथंबोर में हमीर देव चौहान, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह, मालवा में महलक देव, सिवाना में शीतल देव, जालौर में कान्हड़ देव चौहान। जो मर्जी वो पूछ ले। अब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के मालवा अभियान का नेतृत्व किसने किया? देखिए आ गया प्रश्न, आया हुआ प्रश्न है। एनाउल मुल्क ने जो है मालवा अभियान का नेतृत्व किया था। मलिक काफूर को किस अभियान के समय खरीदा गया था? मलिक काफूर जिसने दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व किया, यह एक हिजड़ा था, और इसे गुजरात आक्रमण के समय, गुजरात में इसके 2 सेनापति थे। एक का नाम था नुसरत खां, एक था इसका नुसरत खां और एक था यूसुफ खां था शायद, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं दोस्तों, इसको मैं कंफर्म करूंगा। तो इसके 2 सेनापति थे, उन्होंने जो है, मैं सेनापतियों के नाम क्योंकि मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता, हल्का सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। जफर खां था और नुसरत खां था, ये 2 नाम थे शायद, मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा दोस्तों। तो मलिक काफूर को इन्होंने गुजरात आक्रमण के समय खरीदा था, और कितने में खरीदा था? 1000 दीनार में खरीदा था। इसी वजह से इसे 1000 दीनारी भी कहते हैं। इतने सारे फैक्ट होते हैं ना दोस्तों, तो कुछ फैक्ट्स में कई बार 1-2 में कंफ्यूजन हो जाता है हमें भी। मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहते हैं, और इन्हें किस आक्रमण के समय खरीदा था? गुजरात आक्रमण के समय खरीदा था 1000 दीनार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का, उलूग खां और नुसरत खां, देखिए यहां नाम आ गए ना, यही मैं आपको बोल रहा था, कई बार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था यूनुस और ये करके। तो उलूग खां और नुसरत खां ये 2 थे। तो ये जो गुजरात आक्रमण का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? तो वो ये उलूग खां ने एंड नुसरत खां ने, इन दोनों ने किया था। गुजरात आक्रमण का नेतृत्व भी उलूग खां ने और नुसरत खां ने किया था, और रणथंबोर आक्रमण का नेतृत्व भी उलूग खां और नुसरत खां ने ही किया था।
लेकिन रणथंबोर आक्रमण के दौरान इनका एक सेनापति मारा गया और आपसे पूछ रहे वो सेनापति कौन सा था, तो वो था दोस्तों नुसरत खां। नुसरत खां जो है रणथंबोर आक्रमण के दौरान मारा गया, जबकि ऐना उल मुल्क ने मालवा आक्रमण का नेतृत्व किया था। और ये जो जफर खां है ना दोस्तों, ये भी इसका एक सेनापति था, ये मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया, मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। अगर इन फैक्ट्स को लिखो ना दोस्तों तो आपके बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया, जो आपको इस वीडियो री एग्जाम में तो काम आएंगे। इसके बाद आपका वीपीओ का होना है, पैट का होना है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, एसएससी में आप जाते हो पार्टिसिपेट करते हो, हर जगह आपको ये काम आने हैं, सिर्फ वीडियो के लिए नहीं है, हिस्ट्री थोड़ी बदल जानी है। रणथंबोर आक्रमण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको छांटना है। चलिए देख लेते हैं। इसका नेतृत्व तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बिल्कुल। हालांकि सेनापति कौन थे, तो आपके सेनापति थे उलूग खां और नुसरत खां, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी भी मौजूद था, इस वजह से नेतृत्वकर्ता किसे कहा जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी को। इस अभियान में अमीर खुसरो भी साथ था। अलाउद्दीन खिलजी जहां भी जाता था अमीर खुसरो साथ में जाता ही था। इस समय यहाँ का शासक रामचंद्र था? बिल्कुल नहीं, रामचंद्र तो देवगिरी के शासक थे। यहाँ के शासक कौन थे? हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान। क्यों किया था यह आक्रमण? क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, उसकी पत्नी का जो है प्रेम संबंध चल रहे थे एक मंगोल अमीर के साथ में, और वो जब अलाउद्दीन खिलजी को ये जानकारी हुई तो उसने मंगोल अमीर को मारने के लिए अपने सैनिक भेजे। मंगोल अमीर वहां से भागा, भागते भागते हम्मीर देव चौहान की शरण में आ गया। हम्मीर देव चौहान ने उसे शरण दे दी, और जब अलाउद्दीन खिलजी ने उससे कहा कि ये मुझे वापस कर दो, तो उसने कहा एक बार जब मैं कोई कमिटमेंट कर लेता हूं तो उसकी अपने बाप की भी नहीं सुनता, अब मैंने शरण दे दी तो दे दी। हटी हमीरता, पूरे राज्य का नाश करा लिया, पराजित हो गया, मारा गया। वहां पे रणथंबोर में जौहर करना पड़ा, लेकिन जो अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को नहीं सौंपा तो नहीं सौंपा। तो ये कथन भी सही है। असत्य कौन सा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। कथन और कारण दिए हैं दोस्तों, आपको बताना है कि सही कूट आपको एबीसीडी में से चुनना है। कथन है मंगोल भारत में सत्ता कायम करने में असफल रहे। बिल्कुल, मंगोलों का तो कहीं कोई शासन आपको भारत के इतिहास में पढ़ने को नहीं मिलता ना। कई आक्रमणकारियों के मिलेंगे बाद में, यूनानियों, प्राचीन काल में भी मिले, शकों के, हूणों के, यूनानियों के, यवनों के, लेकिन कहीं मंगोल पढ़ा आपने कि मंगोलों ने यहां शासन करा? भारत में कहीं मंगोलों ने शासन नहीं करा, जबकि मंगोलों ने लगातार आक्रमण किए। अलाउद्दीन खिलजी के समय में 7 बार आक्रमण हुए, पर हर बार दिल्ली के सुल्तान इनका सामना करने में सफल रहे। यानी कथन और कारण दोनों सही हैं। जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। चलिए आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी नई राजधानी बनाया। कब बनाया? तो 1304 में बनाया। 1304 में सीरी नामक नगर की स्थापना करी, और इसी के 200 वर्षों बाद 1504 में आगरा बनेगा। तो ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 1504 में आगरा सिकंदर लोदी, और 1304 में सीरी अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। तो इस तरीके के कई नगर आपको पढ़ने को मिलेंगे। नगरों को 4, 5, 6 नगर हैं, एक जगह पर नोट करते चलिएगा। जैसे जैसे आएंगे मैं आपको पिछले बताते रहूंगा। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए प्राण गंवाए? जफर खां। बता चुका हूं मैं, जफर खां ने मंगोलों के विरुद्ध, और नुसरत खां ने रणथंबोर अभियान में अपने प्राण गंवा दिए थे। चलिए अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? चर्चा हमने कर ली, पूरी लिस्ट लिखा दी दक्षिण भारत के अभियानों की। पहले आक्रमण के समय रामचंद्र देव था, जिसे राय रायन की उपाधि मिली, और जो अंतिम आक्रमण हुआ था उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था आपका शंकरदेव। प्रतापरुद्र देव वारंगल का, मलिक काफूर नेतृत्वकर्ता, राणा रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे। चलिए आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया? पूरे दक्षिण भारत के आक्रमणों का नेतृत्व ही मलिक काफूर ने किया था, जिसे गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खां और उलूग खां ने खरीदा था।
और कितने में खरीदा था? तो 1000 दीनार में खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दीनारी भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी, किसको दी थी? तो यह है देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र को दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर कथन और कारण है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान, भारत के अभियान, दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, केवल धन प्राप्त करने के लिए ही दक्षिण भारत में अभियान भेजे थे, कब्जा करने की इसकी कोई मंशा नहीं थी। मिलाया तक नहीं दक्षिण भारत के राज्यों को उत्तर भारत में या दिल्ली सल्तनत में। ये तो गयासुद्दीन तुगलक था जिसने पहली बार वारंगल के क्षेत्र को, तेलंगाना के क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी कब्जा नहीं करना चाहता था, उसे तो केवल धन प्राप्त करना था। यानी कथन सही है, कारण गलत है। चलिए आगे चलते हैं। असुमेलित छाटिए। नायाबे ममलात बहराम शाह दीवाने अर्ज अलाउद्दीन खिलजी बरीद ममालिक बलवन दीवाने वकूफ जलालुद्दीन खिलजी। ये कुछ विभाग हैं दोस्तों और ये इस तरफ निर्माणकर्ता दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें असुमेलित कौन है। तो नायाबे ममलात, सारे पद मैंने आपको नोट कराए थे। तो नायाबे ममलात नाम का ये जो पद है ये बहराम शाह ने निर्मित किया। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज किसने बनाया था? दीवाने अर्ज बलबन ने बनाया था। इसका हेड कौन होता है? आरिज़ ममालिक। पहला आरिज़ ममालिक कौन था? इमादुल मुल्क। ये सभी चर्चाएं हम कर चुके हैं। तो बरीद ममालिक ये गुप्तचर विभाग था, ये शायद मैंने आपको नहीं नोट कराया था, ये गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर विभाग था। और ये किसने बनाया था? तो ये भी जो है बलबन ने ही बनाया था। तो ये भी आपका सही है। और दीवाने वकूफ आपका जलालुद्दीन खिलजी ने। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दीवाने अर्ज। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा कर दिया, यानी 50%? तो 50% करने वाले दो ही शासक हैं दोस्तों, एक है अलाउद्दीन खिलजी और एक है मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो आप अलाउद्दीन खिलजी करेंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल गंगा यमुना के दोआब में लगाया था और वो भी उसने निर्णय अपना वापस ले लिया था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी वो व्यक्ति था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा यानी 50% कर दिया था। चलिए अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कौन कथन असत्य है? नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। बिल्कुल सही बात है। इससे पहले एकता या भूमि के रूप में वेतन दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी था जिसने नगद वेतन दिया था। उसके काल में खालसा भूमियों का सर्वाधिक विकास हुआ। बिल्कुल, खालसा भूमि ऐसी भूमि होती है जिससे प्राप्त रेवेन्यू सीधे सुल्तान के पास या केंद्रीय खजाने में जमा किया जाता है। तो जैसे आज की यूनियन टेरिटरी हो गई, तो खालसा भूमि, सल्तनत के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र को खालसा भूमि घोषित कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो खालसा भूमियों का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। 1305 में सीरी को अपनी राजधानी बनाया। 1305 में नहीं दोस्तों, ईयर याद रखनी है आपको। 1304 में, 1504 में आगरा, 1304 में सीरी। तो यही कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। बिल्कुल सही। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहां करवाया? किलो खरी के अपूर्ण महलों में। किलो खरी के अपूर्ण महलों में। ये प्रश्न पूछे हुए हैं, जो पूछे हुए प्रश्न होते हैं दोस्तों ने तो आप याद कीजिए, मैं कई बार बताता हूं पूछे हुए प्रश्नों को। तो किलो खरी के अपूर्ण महलों में जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने कहां करवाया? तो बलबन के लाल महल में। चलिए अगला है, असुमेलित छाटिए। ये कुछ जमीनों के प्रकार दिए हुए दोस्तों। वक्फ, वक्फ क्या होती थी? तो धार्मिक कार्य हेतु अनुदान में दी गई भूमि वक्फ कहलाती थी। बिल्कुल सही। मिल्क, वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि। भैया सैलरी मिलेगी तभी तो दूध पियोगे, तो मिल्क क्या होती है? वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि। इदरात, पेंशन के रूप में दी जाने वाली भूमि, ये भी ठीक है। मसाहत, इनाम के रूप में दी जाने वाली भूमि, ये बिल्कुल गलत। मसाहत कोई भूमि का प्रकार नहीं होता, बल्कि भूमि
की माप कराने की प्रक्रिया, भूमि को नापने की, भूमि का माप कराने की प्रक्रिया। आप में से जो लोग लेखपाल में, बहुत से लोगों का लेखपाल डीवी के लिए सिलेक्शन हुआ होगा, तो जो लेखपाल बन जाएंगे वो भूमि का माप करेंगे ना, उसी को उस सल्तनत काल में क्या कहते थे, मसाहत कहते थे। तो मसाहत इनाम के रूप में दी जाने वाली भूमि नहीं थी, बल्कि भूमि के माप कराने की प्रक्रिया थी। चलिए अगला है, अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य क्या था। देखिए, अगर अमीर खुसरो के अनुसार पूछे ना, तो आम जनता को राहत पहुंचाना, ये अमीर खुसरो कहता है, अमीर खुसरो। लेकिन यदि बरनी के अनुसार पूछ ले, बरनी के अनुसार सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करना, बरनी के अनुसार, यानी नाम दे करके पूछे तब उत्तर बदल जाएगा। लेकिन अगर नाम ही नहीं दे रखा, सीधे पूछा होता अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य क्या है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते, सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करना। लेकिन चूंकि नाम दे करके पूछा गया है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए। चलिए, निम्न में से किसका गठन अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था। ये सारे मैं लिखा चुका हूं। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने, शहनाई मंडी अलाउद्दीन खिलजी ने, और दीवाने बंदगान इसका किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा दीवाने अर्ज बलबन ने, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने, दीवाने वकूफ जलालुद्दीन खिलजी ने, ख्वाजा नाम का पद अलाउद्दीन बलबन ने। ये सभी मैं चर्चाएं आपसे कर चुका हूं। चलिए आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के कार्य में 2 नए कर लगाए गए। वे कर कौन से थे, पहले तो यही पूछ लेगा, घरी कर और चरी कर। किस पर लगाए थे, तो दोस्तों ये ना जमींदार वर्ग पर लगाए थे। इससे पहले क्या होता था कि जमींदारों पर टैक्स नहीं लगा करते थे। भूपति जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करके सुल्तान को भेजते थे, उन पर टैक्स नहीं लगता था। उन्हें क्या कहते थे, उन्हें खुद कहते थे, मुकद्दम कहते थे, चौधरी कहते थे। तो इन जमींदारों से घरी कर और चरी कर, यानी बड़ी बड़ी जमीनें हैं आपके पास, बड़े बड़े कोठियां हैं, तो उस पर टैक्स लगेगा जो घरी कर कहलाएगा। बहुत सारे जानवर हैं आपके पास में, तो चरी कर लगेगा। तो घरी कर और चरी कर किस पर लगाए, तो ये लगाए खुतों पर, मुकद्दमों पर और चौधरियों पर। तो दोस्तों ये थे अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में हम जो है तुगलक वंश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के शीघ्र आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। पर चैनल को शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो दोस्तों, उसे भी थोड़ा सा शेयर कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा लाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।